हेलो बेब्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। अभी रिसेंटली ऑन 12th ऑफ दिसंबर 2024 आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज श्री एच डी कुमारस्वामी लॉन्च्ड ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी होता क्या है, क्या एस्पेक्ट्स है इसका और क्या चैलेंजेस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन स्टील क्या है। व्हाट इज ग्रीन स्टील? नो नो नो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ग्रीन स्टील का मतलब है कि स्टील ग्रीन कलर का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोक्स अपार्ट, green steel refers to steel made from processes which minimizes or eliminate use of fossil fuels, resulting in decreasing greenhouse gases emission, especially carbon dioxide. इंडिया में स्टील सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 to 20% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस, जो कि एक क्वाइट रीजनेबल अमाउंट है। सी, हमारा जो ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होता है। ओके, हमने देख ही लिया 10 to 20% होता है ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, राइट। तो ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग में अभी होता क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन रूट जो है ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग का वो है ब्लास्ट फर्नेस रूट। इसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करते हैं, पिग आयरन में, यानी मोल्टन आयरन कह सकते हैं आप उसको। ओके, तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट जाता है वो होता है कोक। कोक वो भी बहुत ही हाई ग्रेड का, जिसे हम लोग मेटलर्जिकल कोक भी कहते हैं। तो ये कोक तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है हमारा CO2 एमिशंस के लिए। तो जो टॉप गैस है ब्लास्ट फर्नेस से जो बाहर आती है उसमें CO2 की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ तो एक ये एरिया होगा जहाँ पे CO2 एमिट हो रहा है एनवायरमेंट में। प्लस जो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन बनता है, पिग आयरन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो आपका 3.5 to 4.5 वेट% कार्बन होता है। जो पिग आयरन होता है, मतलब जनरली आयरन में इतने कार्बन होते हैं, तो जो पिग आयरन यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो, मतलब आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4% कार्बन या उससे थोड़ा बहुत कम उसमें रहता है। ओके, अब इतना कार्बन में हम लोग स्टील नहीं कहते उसको, उसको हम लोग आयरन कहते हैं। आयरन और स्टील में डिफरेंस ही यही होता है कि आयरन में जो आपका कार्बन वेट परसेंटेज है वो इस रेंज में रहेगा, और स्टील में जो है वो 2 से कम होगा। आप, और हम लोग थोड़ा मोर प्रिसाइजली कहें तो जब कार्बन वेट परसेंट 2 से कम होता है तो दैट इज कॉल्ड एज स्टील, और 2 से ज्यादा होने पे वी कॉल इट एज आयरन। ओके, तो अभी स्टील, अगर कोई स्टील है जिसमें 2 वेट% कार्बन प्रेजेंट है तो दैट स्टील इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड स्टील। स्टील में बेसिकली ये 3 कैटेगरीज की स्टील होती है, आप देख सकते हैं। लो कार्बन स्टील जिसमें इतना कम परसेंट कार्बन होता है, 0.04 से 0.3 वेट%, मीडियम 0.3 से 0.6 वेट%, एंड हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1 वेट%। तो बेसिकली अगर स्टील को आपको यूजेबल बनाना है तो आपके उसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज है दैट मस्ट बी लेस देन 1 वेट%, राइट। तो अभी 4 वेट% से 1 वेट% हमें कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी, इसके लिए जो ये पिग आयरन है ये जाता है स्टील मेल्टिंग शॉप्स में, जिसे हम लोग SMS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वहां पे हम लोग LD कन्वर्टर यूज करते हैं जनरली। आजकल मोस्ट ऑफ द जगह पे LD कन्वर्टर्स यूज होता है। इस LD कन्वर्टर में हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और जो भी कार्बन प्रेजेंट था पिग आयरन में वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एज कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन्वायरमेंट में जाता है, बाहर चला जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एक ये जो मैंने प्रोसेस भी बताया ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रोसेस है स्टील मेकिंग का। और भी प्रोसेसेस होते हैं। ओके, जैसे आपका ये कोरेक्स हो गया, स्मिथ हो गया, देन DRI प्रोसेस है। DRI मींस डायरेक्ट रिड्यूस आयरन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो आयरन बनता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो मोल्टेन आयरन इस रूप में बनता ही नहीं है। सॉलिड फॉर्म ऑफ आयरन रहता है जिसको हम लोग फर्दर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में डाल के स्टील बनाते हैं। ओके, तो DRI के अंदर आपका मेट्रिक्स प्रोसेस हो गया, HYL प्रोसेस हो गया। तो ये सब जो प्रोसेसेस है ये आयरन मेकिंग के ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं। कि देन आपका ये जो स्टील मेकिंग का भी कुछ ऑल्टरनेटिव रूट है, जैसे बेसमेर कन्वर्टर, ये अब ऑलमोस्ट यूज नहीं होता है। ओके, अब जो LD कन्वर्टर्स जो है सारे बेसमेर कन्वर्टर को
ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी है, तो ये अभी थोड़ा कम यूज में है, लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हमें ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ना है तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज को इंक्रीज करना होगा। ओके, तो ये तो था एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, स्टील कैसे बनता है, कैसे स्टील जो है, स्टील सेक्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये जो ग्राफ है, ये इंडियाज एनर्जी CO2 एमिशंस का है। मीन्स कि 2000 से 2015 एंड ओवर कमिंग ईयर्स तक कैसे इंडिया का CO2 जनरेशन इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये तो पावर सेक्टर है, ऑरेंज पावर सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पावर सेक्टर में तो एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा राइज। उसके बाद आ रहा है इंडस्ट्री सेक्टर, देन इट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर, देन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड अदर्स। अभी ये ग्राफ है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, मीन्स सब सेक्टर्स में कितना CO2 एमिशंस हो रहा है इन्वायरमेंट में इंडिया में। आयरन एंड स्टील सेक्टर जो है वो 24% एमिट कर रहा है CO2, फॉलोड बाय सीमेंट इंडस्ट्री, फॉलोड बाय केमिकल सब सेक्टर, then it's plastic subsector, then paper subsector, aluminum sector subsector, and this 33% is to the rest of the industries. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आयरन एंड स्टील सबसेक्टर से ही है, which is 24%. So in a report, greening the steel sector in India, roadmap and action plan. This report was published by our Ministry of Steel on 24th of September 2024. इस रिपोर्ट में 5 एरियाज बताए गए हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं टू डीकार्बोनाइज आवर स्टील सेक्टर। दोज एरियाज आर, सबसे पहला है हमारा एडवांस एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। तो यस, बहुत सारे R&D वर्क ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ गोइंग ऑन है टू डेवलप सम ग्रीन टेक्नोलॉजी जिससे हम CO2 एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है इन प्रोसेसेस की, वो कम है अभी भी ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेसेस से। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमें अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करने होंगे जिनका एनर्जी एफिशिएंसी हमारा ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस से ज़्यादा हो। तो अगर ऐसा होगा तो इनका एडेप्शन बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद आता है हमारा इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्टील स्क्रैप। ऑफकोर्स रिसाइकल स्टील हम लोग जितना रिसाइकिल करेंगे उतना ही कम एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वायरमेंट में, राइट। फिर है आपका रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन। ओके, तो अभी जितना भी प्रोसेस है हमारा, अभी ट्रेडिशनल प्रोसेस है स्टील मेकिंग का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती है, राइट। और हमने देखा अभी प्रीवियस ग्राफ में कि पावर सेक्टर कितना ज्यादा CO2 एमिट कर रहा है। अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे तो इनडायरेक्टली ग्रीन स्टील सेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस CO2 एमिशंस में। तो अगर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दे, सोलर से, विंड से, तो हमारा अगेन CO2 कंजम्पशन, सॉरी एमिशन कम हो जाएगा, राइट। फिर आपका ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस है, उसमें मेन हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कोक होता है, राइट। तो कोक है तो कोक से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उस रिड्यूसिंग एजेंट को हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। और अगर वो हाइड्रोजन हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बना हो, तो ग्रीन हाइड्रोजन हो, तो ये हमारे लिए और अच्छा है, तो हमारा CO2 ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो इसका भी ट्रांजिशन इम्पॉर्टेंट है। और फिर लास्ट है हमारा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सी, हमारा जो ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत फास्ट से चल रहा है, बहुत ग्रोइंग रेट से चल रहा है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करना टू ग्रीन स्टील प्रोडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी एट प्रेजेंट हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है हमारा ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस, उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट में आने ही नहीं देंगे। तो इस तरह से भी हम लोग CO2 एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 एरिया है जिसपे हम लोग को काम करना है, जो हमारे गवर्नमेंट ने स्टडीज करके पॉइंट आउट किया है इस पे काम करने के लिए, टू इंडियाज ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी। ना अभी तक जितना कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब एक बैकग्राउंड सेटअप था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। So India launched world's first green steel taxonomy on 12th of December 2024. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ड टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है। ओके, सो टैक्सोनॉमी स्टैंड्स फॉर साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म और अ थिंग। सो ग्रीन स्टील को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि क्या ग्रीन स्टील होगा, क्या उसे डिफाइन करते हैं, देन उसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सो इसीलिए इसे हम लोग ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी कहते हैं।
ओके, तो ये जो टैक्सोनॉमी है, इट establishes a framework to measure and classify green steel based on its emission intensity. ओके, और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की गई है 2.2 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। तो ये जो वैल्यू है, ये जो यूनिट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। Okay, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टील को जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अगर इन जो एमिशंस होता है, जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होता है, या उसके इक्विवेलेंट या कोई भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस होता है, वो अगर 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से कम होगा, देन दैट स्टील विल क्वालिफाई फॉर ग्रीन स्टील। और ज़्यादा होने से उस स्टील को हम लोग ग्रीन स्टील नहीं कहेंगे। ये जस्ट लाइक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कट ऑफ होते हैं, जो स्टूडेंट्स कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, जो नहीं कर पाते वो नहीं करते। तो 2.2 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर टन ऑफ फिनिश स्टील यहाँ पे कट ऑफ है ग्रीन स्टील, एज फॉर क्वालिफाइंग एज अ ग्रीन स्टील। ओके, ना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कितना रैंक आया, राइट। तो उसी तरह से ग्रीन स्टील का कैटेगरी को क्वालिफाई करने के बाद उसकी रेटिंग भी दी गई है। और ये 3 डिफरेंट रेटिंग्स दी गई है, 5 स्टार, 4 स्टार एंड 3 स्टार। तो 5 स्टार में क्या है, जो आपका एमिशंस अगर 1.6 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील से कम हो तो दैट विल बी 5 स्टार स्टील। अगर ये एमिशन आपका 1.6 से 2 टन्स के बीच में हो देन दैट विल बी 4 स्टार स्टील। एंड दैट, और अगर एमिशंस उससे भी ज़्यादा हो, जैसे दैट इज 2 से 2.2 टन्स हो, दैट विल बी अ 3 स्टार स्टील। और 2.2 टन से ज़्यादा होने से तो वो ग्रीन स्टील होगा ही नहीं। तो एम्स ऑफ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, क्यों ये ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को लाया गया? तो सिर्फ एक ही मिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इन्वायरमेंट में, उसको रिड्यूस करना। इसको अलग अलग तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया था जिसमें एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको 2.2 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर टन्स ऑफ फिनिश स्टील को रिड्यूस करना है बाय 2030 तक, राइट। फिर हमारा ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी, जितना जल्दी हम लोग लो कार्बन इकोनॉमी में ट्रांजिशन कर ले उतना ही अच्छा है हमारे लिए। कार्बन टैक्सेस वगैरह ये सब कम हो जाएगा, फाइनेंशियली फायदा होगा थोड़ा, प्लस इन्वायरमेंटली फायदा तो होगा ही। देन हमारे गवर्नमेंट का एम है टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो ये सब डिफरेंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसे स्पीड अप करने के लिए तो मैंने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लाया है ना। टैक्सोनॉमी में सारे एमिशंस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। टैक्सोनॉमी में सिर्फ डायरेक्ट ऑपरेशन से जो एमिशंस होता है, इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी से जो एमिशंस आ रहा है, प्लस लिमिटेड अदर सोर्सेस लाइक रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से जो एमिशंस हो रहे हैं, इन्हें ही इंक्लूड किया गया है। मेन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि सारे जितना भी एक स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी एमिशंस होता है सभी को इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि अपस्ट्रीम माइनिंग हो गया, आपका डाउनस्ट्रीम एमिशंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब में भी बहुत ज़्यादा एमिशंस होते हैं CO2 की, जिसे इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि एक वीक लिंक साबित हो सकता है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी में। ना टैक्सोनॉमी तो लॉन्च हो गया, मीन्स एक फ्रेमवर्क बन गया, कह सकते हैं कि एक रूल बुक बन गया, राइट। बस बट इतना ही तो काफी नहीं होगा, राइट। रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये भी तो देखना होगा, राइट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फ्रेमवर्क। इट विल हैंडल मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MRV कहते हैं, और ये ग्रीननेस सर्टिफिकेट्स भी इशू करेगा। 5 स्टार जो मतलब 5 स्टार ही नहीं, मतलब जो भी स्टार रेटिंग है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रेटिंग है, वो भी स्टील्स को एनुअली देगा। Okay, this framework will review every 3 years to ensure it remains aligned with technological advancements and industry needs. तो अब आते हैं challenges of green steel taxonomy पे। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है increasing the demand for domestic green steel।
स्टील का तो डिमांड बहुत ज्यादा है अभी, नो डाउट इन दैट, बट ग्रीन स्टील का डिमांड को हमें इंक्रीज करना होगा। अगर ग्रीन स्टील का डिमांड ही नहीं होगा तो कोई क्यों फॉलो करेगा ये टैक्सोनॉमी? अगर आप अपने आप को एक स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी के हिसाब से सोचिए, ठीक है, अगर आप को स्टील प्रोड्यूस करना है, आपको थोड़ी सस्ते में आप नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है ग्रीन स्टील की, तो आप ग्रीन स्टील क्यों प्रोड्यूस करेंगे? डिमांड नहीं मतलब आपसे कोई ग्रीन स्टील खरीद नहीं रहा है, तो आप प्रोड्यूस भी तो नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इस ग्रीन स्टील की डिमांड को इंक्रीज करना होगा मार्केट में। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें कुछ प्रोडक्शन इंसेंटिव्स देना होगा, टैक्स बेनिफिट्स देने होंगे, ताकि स्टील कंपनी जो है वो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने में इन्वेस्ट करे, इंटरेस्टेड हो। प्लस कंज्यूमर्स के लिए भी कुछ करना होगा, कुछ उन्हें भी एडिशनल एडवांटेज देना होगा ताकि वो लोग भी ग्रीन स्टील यूज करना चाहे, राइट। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो है कि ये जो ग्रीन स्टील प्रोडक्शन है इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट इट इंक्रीजेस बाय 20 to 30%, जो कि बहुत रिजनेबल अमाउंट है, राइट। अभी ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट बेयर करेगी, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज बेयर करेगी, या फिर ये कंज्यूमर्स को पास ऑन हो जाएगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट, फॉर क्रिएटिंग द डोमेस्टिक ग्रीन स्टील डिमांड। ओके, इसमें कुछ ऐसा पॉलिसी लाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी पे भी ज्यादा नहीं हो, राइट। ना तो ज्यादा गवर्नमेंट को ही बेयर करना पड़े, ना तो कंपनीज को ही बेयर करना पड़े, और ना ही कंज्यूमर्स। ओके, अभी ये क्या होता है, स्टील जो हमारा इंडियन स्टील मार्केट है इसमें बहुत बड़े बड़े स्टील कंपनीज तो है ही, जैसे जेएसडब्ल्यू हो गया, सेल हो गया, वेदांता लिमिटेड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन इसमें बहुत स्मॉल स्टील मेकर्स भी हैं इंडियन मार्केट में, विच अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ इंडिया क्रूड स्टील आउटपुट। और ये जो स्मॉल स्टील मेकर्स है ये मेनली डिपेंड करते हैं ऑन कोल बेस्ड टेक्नोलॉजीज। अब ये जो स्मॉल प्लेयर्स हैं ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी कुछ सोचना होगा गवर्नमेंट को कि किस तरीके से इनसे भी इनको भी हम टैक्स बेनिफिट दें या किसी भी तरह का बेनिफिट दें, इंसेंटिव्स दें, कुछ दें, ताकि ये लोग भी इंटरेस्टेड हो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने में। और फिर गवर्नमेंट इन प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा सकती है, ताकि हमारा जो इंडिया का ग्रीन स्टील इनिशिएटिव है ये थोड़ा सक्सेसफुल हो सके। नाउ नेक्स्ट है एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया, राइट। अभी ऐसा नहीं हो कि सब कुछ सिर्फ पेपर पे ही हो, मीन्स पेपर पे तो कोई कंपनी ग्रीन स्टील बना रही है लेकिन एक्चुअली में नहीं बना रही है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कार्बन एमिशन। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी में जो यूनिट मेंशन किया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इक्विवेलेंट पर टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील। एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि फिनिश स्टील तक जितना भी एमिशंस होता है स्टील बनाने में, उसमें एमिशंस कम होते हैं, मिनिमल होते हैं एज कंपेयर टू ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और अगर ऐसा है, ओके, तो जो जीएसटी का इम्पैक्ट है जिसके लिए हम लोग बनाए हैं, जो इसका एम है, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लास्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि जीएसटी अभी सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए है, तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टील मार्केट के साथ मैच करना होगा, ताकि इंटरनेशनली भी ग्रीन स्टील की जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, वो इंक्रीज हो सके और हमारे ग्रीन स्टील को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल सके, सो दैट इंडियन ग्रीन स्टील का मार्केट ग्लोबली ओपन हो। So this was all about green steel taxonomy, its aspects and the challenges faced. इस इस वीडियो में मैंने जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए उन्हें इन दोनों लिंक से लिया है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको समझ में आया ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के बारे में, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ कमी लग रही है मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में, या फिर कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो उसे भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।